हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। तो कल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के रिवीजन की सीरीज स्टार्ट की है मैंने। कल था क्लास 1 और इसमें एज ऑफ चौसर से स्टार्ट किया है। तो वो वीडियो नहीं वॉच किया तो उसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद हमने कल तक पढ़ा था कि जो 14th सेंचुरी के चौसर के बाद कुछ और चौसर के साथ में कुछ राइटर्स थे जिन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया 14th सेंचुरी लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में। तो लैंगडन, वैक्लिफ, गोवर, मैनवेल और चौसर। तो अब आगे इसके आगे हम पढ़ेंगे। चौसर से स्टार्ट करते हैं। फिर चौसर का जो मेन जो उनके लिटरेचर को, उनकी पोइट्रीज को समझने के लिए 3 पार्ट्स डिवाइड किए गए। तो उसको फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश पीरियड उसको पढ़ेंगे कि उनके कौन कौन से वर्क फ्रेंच वर्क के हैं और कौन से इटालियन और इंग्लिश के हैं। तो चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग, again I would like to request you, if someone is watching my channel first time, don't forget to subscribe it, as well as please press the bell icon also, so that you may get the notification of videos timely as I upload। और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिए और शेयर करें। तो जॉफरी चौसर थे। चौसर वॉज द सन ऑफ जॉन चौसर। बर्थ एंड पेरेंटेज हम पढ़ रहे हैं उनका। तो जॉफरी चौसर जो थे, उनके जॉन चौसर इनके फादर थे, जॉफरी चौसर के। और लंडन विंटर, इट मीन्स डीलर इन वाइन। तो वाइन के डीलर थे इनके जो फादर थे, जॉन चौसर। तो वो वाइन के डीलर थे। और हिज अर्ली लाइफ वॉज पास्ड इन लंडन। उनका जो लाइफ थी, शुरुआत की लाइफ लंदन में ही बीती थी। एंड चौसर्स मदर वॉज एग्निस, और जो इनकी मदर थी उनका नेम एग्निस था। हिज बर्थ प्लेस वॉज इन थेम्स स्ट्रीट। इनका जो बर्थ प्लेस था वो थेम्स स्ट्रीट था, जॉफरी चौसर का। फ्रेंड्स, मैंने जॉफरी चौसर की लाइफ एंड वर्क को लेकर के 3 वीडियोस जीआईसी लेक्चर एग्जाम के लिए ऑलरेडी बनाए हुए हैं। और मैंने लगभग सभी उनके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, वर्क्स हैं, सभी वर्क्स को उसमें कवर किया। अगर आपने नहीं वॉच किया वो वीडियो, तो वीडियो के लास्ट में कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा। तो उन 3 वीडियोज़ को जरूर वॉच करिएगा। डेफिनेटली आपको जॉफरी चौसर को लेकर के, उनके वर्क्स को लेकर के जो भी डाउट्स होंगे सभी क्लियर हो जाएंगे। और आप बिल्कुल अच्छे से जॉफरी चौसर राइटर जो है आपको जैसी लेक्चर एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। तो चौसर्स लाइफ एट द कोर्ट। चौसर की जो लाइफ थी, स्टार्टिंग में कोर्ट से ही उनका शुरुआत हुई। आफ्टर सर्विंग एज अ पेज इन द हाउस होल्ड ऑफ द किंग्स डॉटर इन लॉ। तो सबसे पहले इन्होंने जो किंग की डॉटर इन लॉ की थी, डचेस ऑफ क्लैरेंस। किंग की डॉटर इन लॉ डचेस ऑफ क्लैरेंस थी। एंड उस समय जो किंग थे वो थे एडवर्ड थर्ड। और उनकी डॉटर इन लॉ के पेज के रूप में, एडवर्ड थर्ड की पेज, इट मीन सर्वेंट, डॉटर इन लॉ के सर्वेंट के रूप में इन्होंने अपना कोर्ट में काम करना स्टार्ट किया था। और उस समय ही वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड। वो सिर्फ 14 ईयर्स के थे। एंड देन एज अ सोल्जर, इसके बाद एक सोल्जर के रूप में इन्होंने काम किया। एंड हैविंग बीन रैंसम्ड बाय हिज पैट्रन रिटर्न टू लंदन। और वो इतने किंग के, एडवर्ड थर्ड के इतने प्रिय थे कि ये हम इस बात से पता चलता है कि मतलब उनको फिरौती देकर छुड़वाया था एडवर्ड किंग ने, सॉरी किंग एडवर्ड थर्ड ने। किंग एडवर्ड थर्ड ने उनको 16 पाउंड की फिरौती दे करके, जब ये एक्चुअली 100 ईयर वॉर्स चल रहा था। ये 1360 की बात है, 1360 की बात है, जब 100 ईयर वॉर चल रहा था उस समय उनको बंदी बना लिया गया था। और जो सीज ऑफ रेम्स चल रहा था उसमें उनको बंदी बना लिया गया था। और उस समय उनको एडवर्ड थर्ड ने 16 पाउंड की राशि दे करके उनको छुड़वाया था, फिरौती दे करके उनको छुड़वाया था। फिर से वो आकर के अब एक सोल्जर के रूप में ही काम करते रहे और एक वॉलेट के रूप में भी उन्होंने काम किया एज अ सर्वेंट अपने मैजेस्टी के, एडवर्ड थर्ड के। एंड सून रोज टू द हाई पोजिशन ऑफ अ स्क्वायर एट द कोर्ट। स्क्वायर मीन्स होता है संरक्षक और अनुरक्षक। और इसके बाद फिर से उनको स्क्वायर की पोस्ट मिल गई कोर्ट में। ही वॉज पॉपुलर एंड अ स्पेशल फेवरेट ऑफ द किंग। वो बहुत ही पॉपुलर हो गए थे और किंग एडवर्ड थर्ड के लिए बहुत ही पसंदीदा थे, बहुत क्लोज थे। इसके बाद क्या हुआ, अबाउट 1369, लगभग 1369 में चौसर की शादी हो जाती है फिलिप्पा से। और फिलिप्पा द वन ऑफ द लेडीज ऑफ द क्वींस हाउस होल्ड, जो रानी थी, रानी के घराने की में ही एक लेडी थी फिलिप्पा, उसी से चौसर की शादी हो जाती है।
अब चौसर के पीरियड लिटरेरी वर्क को समझने के लिए, चौसर के पोइट्रीज़ को समझने के लिए उनके लिटरेरी करियर को या उनकी पोएम्स को 3 पीरियड में डिवाइड किया गया, द फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड एंड इंग्लिश पीरियड। जैसा कि हमें पता है स्टार्टिंग में चौसर ने सबसे पहले ट्रांसलेशंस किए थे, फ्रेंच वर्क के, इटालियन वर्क के ट्रांसलेशंस किए थे। तो ये ईयर जो है बहुत नहीं याद रखना है, बट थोड़ा सा माइंड में रखना है कि लगभग फ्रेंच पीरियड जो था इनका 1378 तक चला था, 77 तक चला था। इसके पहले से लगभग 1372 से स्टार्ट हो गया था। और इटालियन पीरियड जो था 1378 से 1383 तक था। और इंग्लिश पीरियड तो 1384 से स्टार्ट हुआ था और 1390 दिया जाता है, बट कहीं कहीं 1400 तक भी मिलता है, टिल हिज डेथ। तो इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है ये ईयर का। अब फ्रेंच पीरियड जो था चौसर का, द फ्रेंच पीरियड इज इसेंशली अ पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप। चौसर की लाइफ में जो उनका फ्रेंच पीरियड जो उनकी पोइट्रीज को दिया गया, तो वो उनके सीखने का समय था, अप्रेंटिसशिप का समय था। व्हेन चौसर फर्स्ट बिगेन टू राइट, ट्रांसलेशंस फ्रॉम द फ्रेंच वर स्टिल पॉपुलर and he was only following the prevalent fashion. He set himself to translate the Roman de la Rose. उस समय जैसा कि फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और इसलिए उन्होंने फ्रेंच को ही ट्रांसलेट किया। इंग्लिश में ये इनके सब ट्रांसलेशन थे, रोमन डीला रोज वगैरह। तो द लेंदी ट्रांसलेशन है इनका, रन्स इनटू 800 लाइन्स, लगभग 800 लाइन्स का बहुत बड़ा ट्रांसलेशन, एंड कंसिस्ट्स ऑफ लॉन्ग डिस्कोर्स ऑन द ड्रॉबैक्स ऑफ मैरिज एंड द फ्रैलिटीज ऑफ वुमेन। तो जो थीम थी इसकी रोमन डीला रोज की, ये चीज़ हमें याद रखनी है, सेट रखनी है माइंड में। आफ्टर ऑल रोमन डीला रोज में क्या है, तो रोमन डीला रोज में इन्होंने ड्रॉबैक्स ऑफ मैरिज की जो ड्रॉबैक्स हैं, एंड द फ्रैलिटीज ऑफ वुमेन, फ्रैलिटीज इट मीन्स वीकनेस एंड ब्लेम, डिफेक्ट्स, इन सब चीज़ों को, वुमेन की फ्रैलिटीज़ को, कमजोरियों को दिखाया है ये अपने इस वर्क रोमन डीला रोज में। अगला बुक है इनकी द बुक ऑफ द डचेस। द बुक ऑफ द डचेस जो है, अ लेंदी एलिगरी ऑन द डेथ ऑफ ब्लैंची। इसको इलिजी भी कहा जाता है, ऑन द डेथ ऑफ ब्लैंची। चौसर ने इलिजी, इसको इलिजी भी बोलते हैं कि चौसर की इलिजी है द बुक ऑफ द डचेस, ब्लैंची की डेथ पर। और ब्लैंचे कौन थी, तो ब्लैंचे वॉज द वाइफ ऑफ जॉन ऑफ ग्वांट। तो जो उनके एक पैट्रन थे जॉन ऑफ ग्वांट, अर्ल ऑफ लैंकास्टर थे, इनकी वाइफ की डेथ पर इन्होंने द बुक ऑफ द डचेस लिखी, और इनकी वाइफ थी ब्लैंचे। तो ये थीम याद रखने, क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम्स में कि कौन सी बुक है चौसर की जो कि उन्होंने ऑन द डेथ ऑफ ब्लैंचे लिखी, या द वाइफ ऑफ द अर्ल ऑफ लैंकास्टर, जॉन ऑफ क्वांट की वाइफ की डेथ पर लिखी। तो द बुक ऑफ डचेस है। हैज़ लिटरेरी वैल्यू विच लाइज चीफली इन द कमांड इट शोज ओवर द ऑक्टोसिलेबिक कपलेट। ये भी याद रखना है कि इसमें इनका ये जो बुक ऑफ द डचेस है, ये बुक दिखाती है उनका परफेक्ट कमांड जो ऑक्टोसिलेबिक कपलेट पर था, उसको बताती है। अगला वर्क है इनका द कंप्लेंट अप टू पिटी। तो द कंप्लेंट अप टू पिटी इज रिमार्केबल फॉर इट्स स्किलफुल यूज ऑफ द फ्रेंच 7 लाइन स्टेंजा और राइम रॉयल। तो राइम रॉयल का जो इन्होंने बहुत ही स्किलफुली यूज़ किया था चौसर ने, द कंप्लेंट अप टू पिटी में देखने को मिलता है, विच मार्क्स अ न्यू डिपार्चर इन इंग्लिश वर्सिफिकेशन। तो राइम रॉयल की शुरुआत जो थी चौसर से ही हुई थी, और द कंप्लेंट अप टू पिटी रिमार्केबल वर्क है जिसमें उन्होंने अपना स्किलफुली 7 लाइन स्टेंजा राइम रॉयल का यूज़ किया है। नेक्स्ट तो वो था फ्रेंच पीरियड। अब है इटालियन पीरियड। तो इटालियन पीरियड के जो उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे, फ्रेंड्स मैं बहुत जब फास्ट कर रहे हैं ताकि आपका टाइम ना वेस्ट होने पाए, बहुत फास्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं सारी चीज़ों को। तो फिर से बोल रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ गिव द थंब ऑफ लाइक, डेफिनेटली आपको हेल्पफुल प्रूव हो रहा होगा। लाइक जरूर करते चलें, साथ ही शेयर करें वीडियो को। तो अब आप वीडियो को पॉज करके फिर से देख सकते हैं पीछे जो भी वर्क्स हैं, जो अगर आपको लग रहा है बहुत जल्दी हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके इजीली आराम से पढ़ सकते हैं। ये रीड करने लायक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप आराम से रीड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो द इटालियन पीरियड, तो इटालियन पीरियड जो था जिसकी शुरुआत लगभग मानी जाती है 1378 से 1383 तक। तो चौसर राइज अबव ट्रांसलेशन टू इमिटेशन एंड द चीफ पोएम्स ऑफ दिस पीरियड आर। अब इस इटालियन पीरियड के जो उनके इम्पोर्टेंट वर्क थे वो थे ट्रोइलस एंड क्रेसीड, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, द हाउस ऑफ फेम एंड द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। तो 4 वर्क थे जो कि इस समय के इनके इटालियन पीरियड के बहुत इंपॉर्टेंट वर्क थे। ट्रोइलस एंड क्रेसीड,
नंबर 1, नंबर 2 द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, नंबर 3 द हाउस ऑफ फेम, नंबर 4 द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। और फ्रेंच पीरियड में हमें 3 वर्क्स देखने को मिलते हैं इनके, वो आपने पीछे भी पढ़ा है। In 1378, Chaucer visited Italy and came into personal contact with the great Italian masters. एक्चुअली चौसर ने बहुत ट्रैवल किया था, उनको ट्रैवल बहुत करना होता था, तो उन्होंने बहुत ट्रैवल किया था। और 1378 में वो इटली गए थे और वहाँ पर उनका पर्सनल कांटेक्ट हुआ जो ग्रेट इटालियन राइटर्स थे, मास्टर्स थे, उनसे। तो द हाउस ऑफ फेम हैज़ क्लोज रिजेम्बलेंस ऑफ डांतेज डिवाइन कॉमेडी। तो जो हाउस ऑफ फेम चौसर ने लिखी, जो ट्रांसलेशन है या हम कह सकते हैं जो इटालियन पीरियड का उनका वर्क है हाउस ऑफ फेम, ये वर्क डांटे की डिवाइन कॉमेडी से इंस्पायर्ड है। तो ये चीज़ याद रखनी, हाउस ऑफ फेम किससे इंस्पायर्ड है? डांटे की डिवाइन कॉमेडी से इंस्पायर्ड है। ट्रोइलस एंड क्रेसीड किससे इंस्पायर्ड है? बोकेशियोस की इल फिलेस्ट्रेटो से इंस्पायर्ड है। इल फिलेस्ट्रेटो से इंस्पायर्ड है ये ट्रोइलस एंड क्रेसीड। द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स is a beautiful short poem written in 1382 to celebrate Richard II's marriage to Anne of Bohemia in that year. पार्लियामेंट ऑफ फाउल जो है वो लगभग 1382 में लिखी गई थी और शॉर्ट पोएम है रिचर्ड सेकंड की मैरिज पर लिखी गई है। तो ये चीज़ें जब माइंड में सेट हो जाएंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी वर्क को लेकर के कि इसमें किस चीज़ को पॉइंट आउट किया है चौसर ने या किस पर बेस्ड है, तो वो इजीली हो जाएगा। तो ये पार्लियामेंट ऑफ फाउल रिचर्ड सेकंड की मैरिज को लेकर के है। To the close of the Italian period belongs the incomplete legend of good women. It contains the legend of 9 women who were true lovers. तो लीजेंड ऑफ गुड वुमेन जो है इटालियन पीरियड के लास्ट होते तक उन्होंने, इटालियन पीरियड जो उनका हम मानते हैं उसमें लास्ट वर्क है लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। इवन ये जो था इनकम्प्लीट था वर्क एंड इट कंटेन्स द लीजेंड ऑफ 9 वुमेन। इसमें 9 वुमेन की स्टोरी है हु वर ट्रू लवर्स, जो कि ट्रू लवर्स थी। एंड दीज इंक्लूड्स क्लियोपेट्रा एंड डीडो, इसी में क्लियोपेट्रा और डीडो भी मिलती हैं। एंड द जनरल प्लान ऑफ दिस वर्क अगेन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम बकेशियोज मुलेरविस। द पोएम इज रिमार्केबल फॉर इट्स नरेटिव स्किल एंड चार्म एंड शोज चौसर्स मास्टरी ओवर द हीरोइक कपलेट। तो जो चौसर का ये लीजेंड ऑफ गुड वुमेन था, इसमें हमें कैरेक्टर जो क्लियोपेट्रा डीडो भी देखने को मिलते हैं। और ये भी, इसका भी जो फॉर्मूला था, इसका प्लान जो था, वो भी चौसर ने बोरो किया है बोकेकियो के मुलेरिबस से। बोकेशियो एज यू फील कंफर्टेबल तो आप बोल सकते हैं। तो ये बोकेकियो की या बोकेशियो के मुलेरिबस से बोरो किया है चौसर ने। तो मोस्टली जो उन्होंने बोरो जो वर्क किए हैं वो बोकेशियो से ही किए हैं, क्योंकि कैंटरबरी टेल्स भी जो है वो बोकेशियो के डेकामोरन से इंस्पायर्ड है। एंड ये लीजेंड ऑफ गुड वुमेन बोकेशियो के मुलेरिबस से इंस्पायर्ड है। और ऊपर भी हमने पढ़ा है ट्रोइलस एंड क्रेसीड जो है वो बोकेशियो के इल फिलेस्ट्रेटो, इसका पूरा कंप्लीट नाम बोकेशियो का जो है वो बोकेशियोस के इस वर्क का फिलेस्ट्रेटो का इल फिलेस्ट्रेटो है। तो बोकेशियोस के इल फिलेस्ट्रेटो से इंस्पायर्ड है। अब हीरोइक कपलेट की शुरुआत भी चौसर से ही मानी जाती है। चौसर ने ही सबसे पहले हीरोइक कपलेट स्टार्ट किए, राइम रॉयल हीरोइक कपलेट। तो इस वर्क में द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में मास्टरी, चौसर की मास्टरी दिखती है हमें हीरोइक कपलेट की। इन्होंने मास्टरी इसमें दिखाई है और हीरोइक कपलेट को बहुत अच्छे से यूज़ किया है लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में सबसे पहले। तो ये था चौसर का इटालियन पीरियड। और इसके बाद आता है इंग्लिश पीरियड। तो इंग्लिश पीरियड में चौसर का जो इंग्लिश पीरियड था उसमें स्टार्टिंग उसकी 1384 से मानी जाती है। 1384 से, यहाँ 1390 लिखा हुआ बट कहीं कहीं 1400 भी लिखा रहता है। तो द कैंटरबरी टेल्स इज़ द ग्लोरियस अचीवमेंट ऑफ दिस पीरियड। तो इस पीरियड का ग्लोरियस अचीवमेंट इनका कैंटरबरी टेल्स था। द जनरल प्लान ऑफ द वर्क इज बोरो फ्रॉम बोकेशियोज डेकामोरन, जैसा कि अभी मैंने जस्ट अर्लियर भी आपको बताया था। तो कैंटरबरी टेल्स का भी जो प्लान था, जो इसकी थीम थी या इसके लिए जो इंस्पायरेशन, इनको इंस्पिरेशन मिली थी, तो वो बोकेशियो की डेकामोरन से मिली थी। बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। बट देयर इज़ अ डिफरेंस, लेकिन एक डिफरेंस था बोकेशियो के डेकामोरन में और चौसर की कैंटरबरी टेल्स में। एक डिफरेंस था, क्या था कि वाइल बोकेशियोज स्टोरी टेलर्स आर ऑल ड्रॉन फ्रॉम वन क्लास एंड आर शट ऑफ फ्रॉम इंटरकोर्स विद द आउटर वर्ल्ड,
जो बोकेशियो के डेकामोरन के कैरेक्टर्स थे वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक सोसाइटी से ही बिलोंग करते थे, एक ही सोसाइटी एक टाइप के लोगों को लेकर के उसमें उसी टाइप के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं और उसी पे स्टोरी एंड हो जाती है। लेकिन जो चौसर का है, चौसर्स रेंज फ्रॉम नाइट टू मिलर, फर्स्ट स्टोरी नाइट ही है इसकी कैंटरबरी टेल की। तो नाइट से लेकर के मिलर तक, Knight to Miller, from the aristocratic prioress to the Borgias wife of Bath, and the fact of their being on a pilgrimage affords अपॉर्चुनिटी फॉर इंसिडेंट। तो हमें बहुत तरह तरह के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो चौसर के ने बहुत सारी रेंज लिया है, हर सोसाइटी के हर इस पार्ट से या हर टाइप के लोगों को उन्होंने अपने इस वर्क में कवर किया है, मैन वुमेन और हर जो उस समय के लोग थे, उस समय की सोसाइटी थी, ईच एंड एवरी स्टेटस को, ईच एंड एवरी टाइप के स्टेटस को उन्होंने टच किया है। अरिस्टोक्रेटिक से लेकर के, बोर्गस से लेकर के, नाइट हमें देखने को मिलते हैं, मिलर मिलते हैं, प्योरस मिलती है, वाइफ ऑफ बाथ है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोकेलिटी और उन उन चीज़ों को उन्होंने उसमें प्लेसेस को बताया है कैरेक्टर्स के माध्यम से। और जो जैसा कि उसमें पिलग्रिमेज में लोग जा रहे हैं और वहाँ पर वैसे भी तरह तरह के लोग होते हैं तीर्थ यात्रा में, तो उन सभी को लेकर के इन्होंने लिखा है। तो हमें ट्रू पिक्चर देखने को मिलता है, उस समय इंग्लैंड का जो ट्रू पिक्चर था वो हमें देखने को मिलता है उनकी कैंटरबरी टेल्स में। दस देयर इज मोर ऑफ वेराइटी, मोर ऑफ इंटरेस्ट एंड मोर ऑफ रियलिज्म। अब जब डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर बहुत सारी वैरायटी हो गई, बहुत सारे इंटरेस्ट वाले लोग हो गए, सब किसी का किसी में इंटरेस्ट है, किसी किसी में इंटरेस्ट है, और इंटरेस्टिंग लोग मिले, एंड मोर ऑफ रियलिज्म। और रियलिज्म तो क्वालिटी है चौसर की। द वर्क थ्रू दो इनकम्प्लीट इज येट रिमार्केबल फॉर द अनमेजर्ड एबंडेंस एंड वेराइटी ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस। हमें ह्यूमर और पैथोस की वैरायटी भी देखने को मिलती है। तो उनका ये वर्क इवन इनकम्प्लीट है। चौसर का जो बुक थी द कैंटरबरी टेल्स, ये इनकम्प्लीट रह गई, लेकिन फिर भी उतने से हमें बहुत कुछ प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। इंग्लैंड को उस समय का जो कॉन्टेम्पोरेरी सोसाइटी थी उसको जानने का ट्रू पिक्चर इन्होंने हमें दिया है, कि यूनिक पिक्चर दिया है उस समय के इंग्लैंड का। वी गेट अ यूनिक पिक्चर ऑफ कॉन्टेम्पोरेरी इंग्लैंड। तो हमें ह्यूमर भी मिलता है, उपहास, हास, करुणा, दया, सारी चीज़ें देखने को इनके कैरेक्टर्स के माध्यम से मिलती हैं। तो रियलिज्म हमें बिल्कुल रियलिस्टिक कैरेक्टर्स उन्होंने अपने इस बुक कैंटरबरी टेल्स में प्रेजेंट किए हैं। तो यही डिफरेंस था बोकेशियो के डेकामोरन में और चौसर के कैंटरबरी टेल्स में, कि वो ये ऑल क्लास को, चौसर ने ऑल क्लास को टारगेट करके कैरेक्टर्स लिए हैं, सभी क्लास के लोगों से लिए हैं कैरेक्टर्स। लेकिन बोकेशियो का जो डेकामोरन उसमें पर्टिकुलर एक क्लास को लेकर के कैरेक्टर्स थे, एक टाइप के कैरेक्टर्स। लेकिन यहाँ पर वैरायटी है, रेंज है। तो फ्रेंड्स ये थे आज का ये इस वीडियो में इतना हमने पढ़ा इनके वर्क को, इनकी पोइट्री के पीरियड्स को, कि किस तरीके से डिवाइड किया गया था, इंपॉर्टेंट वर्क्स किस पर कौन सा वर्क बेस्ड है। आई होप डेफिनेटली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ये कंटिन्यू रहेगी सीरीज़ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आगे हम इसके आगे और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे। तो कुछ जो 5 राइटर्स और थे, विलियम लैंगलैंड, गोवर, मैनविल, तो उनके भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो कि हमें याद रखना है। अगर आप यूजीसी नेट दे रहे हैं और पर्टिकुलर, तो उसके लिए उनके कुछ वर्क्स हैं, क्योंकि हम जॉफरी चौसर को पढ़ रहे हैं तो जॉफरी चौसर के साथ साथ नेट के लिए तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बट जेएससी लेक्चर एग्जाम के लिए भी कि कुछ वर्क्स तो पता होने चाहिए, कि उस समय जैसे विलियम लैंगलैंड का कौन सा इंपॉर्टेंट वर्क है, उसको क्या थीम है। तो ये चीज़ को लेकर के नेक्स्ट डे का वीडियो होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल मीट यू अगेन विथ नेक्स्ट वीडियो।